नमस्कार। और आज की इस गहन पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गुजरात के एक ऐसे ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो अक्सर शायद नज़रों से ओझल रह जाता है। हाँ, ये मुद्दा है किसानों और ख़ास तौर पर वहाँ के आदिवासी खदान मालिकों के शोषण का। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का जो आधार है वो डॉक्टर भावेन वसावा का एक लेख है जो इस पूरी स्थिति पर काफी गहराई से रोशनी डालता है। जी, और लेख ना शुरू में ही एक बड़ी दिलचस्प तुलना करता है। हाँ, कहता है कि किसान और खदान मालिक ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही। दोनों का संघर्ष एक जैसा है। मतलब वो अपनी मेहनत का जो उत्पाद है, चाहे खेत की उपज हो या फिर जमीन से निकला हुआ खनिज, उसका वाजिब दाम पाने के लिए लगातार जूझ रहे हैं। और लेख का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि इस शोषण की एक बहुत बड़ी वजह है न्यूनतम तय दर यानी मिनिमम फिक्स्ड रेट MFR का न होना। जी हाँ, कृषि उपज के लिए भी और खनिजों के लिए भी। तो आज हमारी कोशिश यही है कि हम समझें कि ज़मीनी हालात असल में हैं क्या, इस समस्या की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं और समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है। और देखिए, ये MFR का न होना ये दोनों ही क्षेत्रों पे किसानों पर भी और खदान मालिकों पर भी बहुत नकारात्मक असर डालता है। हाँ, आप सोचिए, जब किसी चीज़ का कोई न्यूनतम आधार मूल्य ही तय नहीं होगा तो जो खरीदार है वो तो हमेशा कम से कम दाम देने की कोशिश करेगा ना। बिल्कुल। इससे जो बेचने वाला है, जो उत्पादक है, उसकी मोल भाव करने की ताकत लगभग खत्म हो जाती है, चाहे उसका उत्पाद कितना भी कीमती क्यों ना हो। इसे लेख में जो पत्थर की खदानों का उदाहरण दिया है उससे और समझने की कोशिश करते हैं। गुजरात के आदिवासी इलाकों में कई खदानें हैं और अच्छी बात यह है कि इनके मालिक आदिवासी समुदाय के लोग ही हैं। जी। पर उनके लिए ये खदान चलाना कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो वाकई बहुत जटिल और महंगी भी है। पहले तो आपको खदान की मंजूरी लेनी है, फिर उसका माइनिंग प्लान तैयार करवाना है, फिर गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड GPC उससे क्लियरेंस लेना है। अच्छा। फिर पर्यावरण मंत्रालय से भी मंजूरी चाहिए, एनवायरनमेंट क्लियरेंस जिसे कहते हैं। ये सब बहुत लंबा, थका देने वाला और महंगा काम है। और फिर होता क्या है, जैसा लेख बताता है कि अक्सर जब तक ये सारी मंजूरियां मिलती हैं, इन आदिवासी खदान मालिकों का काफी पैसा और समय भी पैसा और समय दोनों इसमें लग चुका होता है। कई बार तो हालत ये हो जाती है कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचते कि वो खदान से पत्थर निकालने के लिए जो जरूरी मशीनें हैं, जैसे एक्सक्यूवेटर है या ट्रक वगैरह हैं, वो खरीद सकें। वो खरीद ही नहीं पाते। और बस यहीं से उनके शोषण का एक तरह से कहें तो रास्ता खुल जाता है। कैसे? क्योंकि आर्थिक तंगी होती है, मजबूरी होती है, तो इसके चलते ये खदान मालिक क्या करते हैं, अपनी खदानें जो हैं वो क्रशर मालिकों को या दूसरे ठेकेदारों को बहुत ही कम दरों पर पत्थर निकालने का ठेका दे देते हैं। और ये दरें, जैसा लेख में बताया गया है, वो तो सचमुच चौंकाने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ जगहों पर पत्थर के लिए सिर्फ 30 से 35 रुपए प्रति टन का भाव मिलता है। जी, 30-35 रुपए प्रति टन। हाँ, ठीक है, कुछ दूसरे इलाकों में शायद ये 60-65 या कहीं 100-120 तक भी हैं, पर 30-35 रुपए प्रति टन, ये तो विश्वास करना मुश्किल है। और इसमें एक बड़ा विरोधाभास देखिए, एक तरफ तो उन्हें इतना कम दाम मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खदान से जुड़े जितने भी कानूनी और पर्यावरण के जोखिम है, सारी जिम्मेदारियां वो मालिक की ही बनी रहती हैं। अच्छा, वो कम नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मंजूरियों को समय पर रिन्यू करवाना है, पर्यावरण के जो भी नियम हैं उनका सख्ती से पालन करना है, GCPB की तमाम शर्तों को पूरा करना है, ये सब कुछ मालिक के ही जिम्मे है। सही कहा। और लेख ये भी बताता है कि अगर मान लीजिए सर्वे या मापन के दौरान कोई गड़बड़ी पाई जाती है या फिर जब खदान बंद कर रहे हैं उस समय नियमों का अगर पूरा पालन नहीं हुआ, तो इन मालिकों पर करोड़ों रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। करोड़ों का जुर्माना, जरा सोचिए। जोखिम और जिम्मेदारी पूरी तरह से मालिक की। लेकिन मुनाफे का बड़ा हिस्सा कहीं और जा रहा है और उन्हें मिल रहा है बस नाम मात्र का दाम। यहाँ तक कि जैसा आपने कहा, सरकारी रॉयल्टी जो है, लेख कहता है पत्थर पर करीब 80 रुपए प्रति टन है। जी हाँ, 80 रुपए प्रति टन। और मालिक को मिल कितना रहा है? 35 रुपए प्रति टन। ये तो रॉयल्टी से भी कम है। बिल्कुल, गणित तो साफ है। ये तो सीधे सीधे नुकसान का सौदा नजर आता है उनके लिए। लेख में वो फिल्मों का जिक्र भी है, रॉकी भाई और पुष्पा, कि उनका फलसफा था जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा दाम। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो जमीनी हकीकत एकदम उल्टी है। जोखिम आसमान छू रहा है पर दाम जमीन पर टिका हुआ है। और ये स्थिति जो है ये पूरी व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल खड़े करती है।
एक और तो हम नारे सुनते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी और ये हकीकत है कि जो लोग विकास की बुनियाद हैं, मतलब जो खनिज मुहैया करा रहे हैं, वो खुद ही हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि भाई आदिवासियों के उत्थान के लिए, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए हमारे संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जी बिल्कुल हैं। लेकिन इस तरह की जो शोषणकारी व्यवस्था है, उसमें वो विकास की धारा में शामिल कैसे हो पाएंगे? लेख की भाषा थोड़ी सख्त है, पर वो कहता है कि ये तो उन्हें मुख्य धारा में लाकर डुबाने जैसा है। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। और यहीं पर वो व्यवस्था में जो कथित मिलीभगत है, उसके गंभीर आरोप भी सामने आते हैं। अच्छा। इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार हैं, वो संभवतः कुछ राजनेताओं और अधिकारियों के साथ जी मिलकर काम करते हैं। हो, तो मतलब एक गठजोड़ का आरोप है। जी, एक तरह से। और शायद इसी कथित सांठ-गांठ की वजह से इस व्यवस्था को सुधारने की कोई इच्छा शक्ति नजर नहीं आती। और इसका कारण जाहिर है भारी मुनाफा। लगता तो यही है। आप लेक का ही उदाहरण लें, जो पत्थर खदान मालिक से 35 रुपए प्रति टन में खरीदा जाता है, हाँ, वही क्रशिंग और प्रोसेसिंग के बाद बाजार में 700 से 1000 रुपए प्रति टन या शायद उससे भी ज्यादा में बिकता है। 700 से 1000 रुपए, जबकि लिया था 35 रुपए में। हाँ, ये मानना होगा कि ठीक है, ब्लास्टिंग की लागत है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्रशिंग का खर्चा है, ये सब लागतें आती हैं। जी, लेकिन उसके बावजूद जो मुनाफे का अंतर है, वो बहुत बड़ा दिखाई देता है। बहुत ज्यादा। और अगर कभी नियमों के उल्लंघन के लिए कोई जुर्माना लगता भी है, तो उसका बोझ भी कई बार बहुत चालाकी से उसी आदिवासी खदान मालिक पर डाल दिया जाता है। उसी पर जिसको पहले ही दाम नहीं मिला। हाँ, उसी पर जिसे पहले ही अपनी उपज का सही दाम नहीं मिला। ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण लगता है। लेख में एक और चिंताजनक पहलू का जिक्र है, वो है तय मात्रा से ज्यादा खनन का। हाँ, ये भी एक गंभीर समस्या है। आरोप ये है कि ठेकेदार या क्रशर मालिक अक्सर जितनी उनको मंजूरी मिली होती है, उससे कई ज्यादा खनिज निकाल लेते हैं। जी, इसका तत्काल फायदा तो उन्हें मिल जाता है, लेकिन भविष्य में जब इस अवैध खनन का पता चलता है, तो जुर्माना कौन भरेगा? हाँ, तो भारी जुर्माने का बोझ फिर से उसी मूल खदान मालिक पर आ सकता है। ये क्या है? क्या ये उनकी बेबसी का फायदा उठाना नहीं है? ये वाकई एक गंभीर नैतिक और कानूनी सवाल खड़ा करता है। मतलब भविष्य के जोखिमों को पूरी तरह नजरअंदाज करके वर्तमान में लाभ कमाया जा रहा है, और उसका जो संभावित खामियाजा है, वो भी उसी पर डाला जा रहा है जो इस पूरी कड़ी में सबसे कमजोर स्थिति में है। इस पूरी बात को समझने के लिए लेख में सरकारी ठेकों का एक उदाहरण भी दिया गया है। अच्छा, क्या उदाहरण है? वो कहते हैं कि मान लीजिए सरकार ने किसी सड़क परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला। ठीक है। किसी ठेकेदार ने कंपटीशन में 70 लाख रुपए की बोली लगाकर वो ठेका हासिल कर लिया और समय पर बढ़िया सड़क बना भी दी। अच्छा, कम बोली लगाकर भी काम पूरा कर दिया। हाँ, तो यहाँ सोचने वाली बात यह है, और लेख यही सवाल उठाता है कि वो बाकी के 30 लाख रुपए कहाँ से आए? ये तो सवाल है। क्या ठेकेदार ने अपनी जेब से लगाए? ऐसा तो मुश्किल लगता है। हाँ, बिजनेस में तो कोई जेब से नहीं लगाता। या फिर सड़क की गुणवत्ता, क्वालिटी से समझौता किया गया, या फिर, और यहीं पर लेख इशारा करता है, क्या हो सकता है कि ये पैसा उस खदान मालिक का हक मारकर बचाया गया हो, जिसने उस सड़क के लिए जरूरी पत्थर या गिट्टी सप्लाई की थी, उसे बेहद कम दाम देकर। ओहो, मतलब का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप सप्लायर को ही कम पैसे दो। हाँ, ये सवाल लेख उठाता है और कहता है कि ये जांच का विषय हो सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी जटिल समस्या है, ये जो शोषण का चक्र है, इसका हल क्या हो सकता है? डॉक्टर वसाबा अपने लेख में एक बहुत ठोस सुझाव देते हैं। क्या सुझाव है? वो कहते हैं कि सभी राजनीतिक प्रतिनिधि, खासकर जो आदिवासी क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हैं, सभी सामाजिक संगठन और खुद खदान मालिक, इन सबको मिलकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। किस बात के लिए? कि खनिजों के लिए एक न्यूनतम तय दर यानी MFR लागू की जाए। हाँ, ये एक बहुत ही तार्किक और जरूरी कदम लगता है। कम से कम एक न्यूनतम आधार मूल्य तो तय हो। बिल्कुल, इससे कम से कम एक सुरक्षा कवच तो मिलेगा खदान मालिकों को। लेख में शायद कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं दरों के। हाँ, दिए हैं। जैसे वो सुझाव देते हैं कि साधारण पत्थर के लिए कम से कम 100 रुपए प्रति टन का MFR हो। अच्छा, 100 रुपए न्यूनतम। हाँ, और अगर पत्थर की गुणवत्ता अच्छी है तो ये दर 100 से 200 रुपए प्रति टन या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है। और एक बात और, अगर खदान मालिक खुद ही ब्लास्टिंग और खुदाई जैसे संसाधन भी मुहैया करा रहा है, मतलब उसका खर्चा भी मालिक उठा रहा है। हाँ, तो फिर न्यूनतम दर कम से कम 250 रुपए प्रति टन होनी चाहिए। ये बात भी सही है।
लागत बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ना चाहिए। और ये सिर्फ पत्थर के लिए नहीं, बल्कि उनका कहना है कि राज्य में जितने भी तरह के खनिज निकलते हैं उन सब पर ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सभी खनिजों के लिए एक MFR हो। यहीं पर वो किसान और खदान मालिक वाली जो शुरुआत में बात हुई थी, हाँ, वो समानता, वो फिर से महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे फसलों के लिए MSP की बात होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हाँ, वैसे ही खनिजों के लिए MFR की जरूरत है। बिल्कुल सही। और ये दोनों ही वर्ग, किसान और खदान मालिक, हमारे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है असल में। सही कहा। किसान हमें भोजन देता है तो खदान मालिक हमें वो खनिज देता है जिनसे हमारे घर बनते हैं, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, ये पूरा आधुनिक ढांचा खड़ा होता है। इनके बिना तो कल्पना ही मुश्किल है। हाँ, जीवन की कल्पना मुश्किल है। बिल्कुल। इसीलिए इन दोनों वर्गों के अधिकारों के बारे में, उनकी जो चुनौतियां हैं उनके बारे में गंभीरता से सोचना और उनके हक की आवाज उठाना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो निचोड़ ये है कि गुजरात में खासकर आदिवासी इलाकों में खनिजों के लिए न्यूनतम तय दर MFR ना होने के कारण खदान मालिकों का गंभीर शोषण हो रहा है। और ये मामला सिर्फ कम कीमतों का नहीं है, बल्कि ये एक गहरी व्यवस्थागत समस्या का है, जिसमें कथित तौर पर भारी मुनाफाखोरी के लिए नियमों की अनदेखी और मिली भगत के भी गंभीर आरोप हैं। और ये स्थिति इसलिए भी ज़्यादा चिंताजनक है क्योंकि ये उन आदिवासी समुदायों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं जिनके सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, जैसे हमने कहा, हमारे संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जी। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये दिख रही है कि वे विकास की प्रक्रिया में लाभ पाने की बजाय शायद और पीछे धकेले जा रहे हैं। बिल्कुल। और अंत में मैं एक विचार हम सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूँगा। जी। जब हम अपने चारों तरफ ये विकास का ताना बाना देखते हैं, ये चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, विशाल पुल, तो क्या हम एक पल रोक कर ये सोचते हैं कि इस विकास की जो पहली ईंट है, यानी वो पत्थर, वो रेत या दूसरे खनिज, उसे निकालने वाला जो प्राथमिक उत्पादक है, जो खदान मालिक है, उसको उसकी मेहनत का, उसके लगाए हुए संसाधन का और उसमें जो जोखिम उठाया है, हाँ, उसका क्या सही मोल मिल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास की ये जो चमक है, ये किसी के अंधेरे की कीमत पर हासिल हो रही है? क्या विकास की ये कीमत वाकई न्याय संगत है? ये बेहद ज़रूरी सवाल हैं जिन पर हम सबको विचार करना चाहिए। डॉक्टर वसावा अपने लेख के अंत में नए साल में एक नई शुरुआत करने और गुजरात में खनिजों का न्यूनतम भाव प्रति टन तय करवाकर ही दम लेने का आह्वान करते हैं। जी। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।